और यहाँ से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल एक नए फेज में एंटर होता है। जून 1945 में ब्रिटिश पीएम चर्चिल वाइसरॉय वेवल को इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करने की परमिशन दे देते हैं। वाइसरॉय एक ऑफर तैयार करते हैं जिसे वेवल ऑफर के नाम से जाना जाता है। वेवल ऑफर पर डिस्कशन करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस लीडर्स को जून 1945 में ही जेल से रिलीज कर दिया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चलती है। वाइसरॉय के ऑफर में इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की फॉर्मेशन करना शामिल था, जिसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इंडियन रहेंगे। इसमें कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट का भी अलग से रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा नए कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन के दरवाजे भी खोले जाएंगे। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस असफल रहती है क्योंकि जिन्ना डिमांड रख देते हैं कि कैबिनेट के मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करने का राइट सिर्फ लीग के पास ही होना चाहिए। कांग्रेस इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करती। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि कांग्रेस अपने को सिर्फ कास्ट हिंदूज की पार्टी मान लेती। आयरॉनिकली उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट खुद एक मुस्लिम यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऐसी सिचुएशन में वाइसरॉय वेवल मीटिंग को ही खत्म कर देते। उनका मानना था कि बिना लीग के कोalition गवर्नमेंट काम ही नहीं कर सकती। यहाँ ब्रिटिशर्स एक तरह से जिन्ना को वीटो दे देते हैं। वेवल का ये स्टेप आगे चलकर बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था। इसी बीच ब्रिटेन में इलेक्शंस हो चुके थे और क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है और ये जल्द से जल्द इंडियन इंडिपेंडेंस के इशू को सॉल्व करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले देश में एक और स्ट्रगल के लिए मंच तैयार हो रहा था। एक तरफ तो शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट आईएनए के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट ट्रायल अनाउंस कर देती है। इसी के विरोध में एक बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, द आईएनए ट्रायल्स एंड एजिटेशन। दोस्तों, आईएनए के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया और उनके अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू करने जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अनुसार इन लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी की ओथ को ब्रेक किया और इसीलिए ये ट्रेटर्स थे। लेकिन इंडिया की जनता इनका स्वागत नेशनल हीरोज की तरह कर रही थी और जब 3 आईएनए ऑफिसर्स शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रिंस सहगल के खिलाफ दिल्ली के रेड फोर्ट में ट्रायल शुरू करने की घोषणा होती तो इंडियन पब्लिक इसका जमकर विरोध करती। पूरे देश में इनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो जाते। कांग्रेस भी सितंबर 1945 बॉम्बे में अपने पहले पोस्ट वॉर सेशन में इस कॉज के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास करती है और आईएनए प्रिजनर्स के डिफेंस के लिए भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू, नेहरू और आसफ अली जैसे लॉयर्स कोर्ट पहुंचते हैं। कांग्रेस आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी भी फॉर्म करती है। इसका काम रिलीज होने वाले सोल्जर्स को स्मॉल सम ऑफ मनी और फूड देना था। साथ ही इनके लिए एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने की कोशिश करना भी था। आईएनए ट्रायल्स के अगेंस्ट होने वाले प्रोटेस्ट्स कई मायनों में ऐतिहासिक थे। इससे पहले कोई भी कैंपेन इतनी हाई पिच और इंटेंसिटी के साथ नहीं हुआ था। एजिटेशन को प्रेस से भी वाइड कवरेज मिलता है। 5 से 11 नवंबर को आईएनए वीक और 12 नवंबर 1945 को आईएनए डे सेलिब्रेट किया गया। ये कैंपेन देश के एक बड़े हिस्से में बच्चा लोग पूरा एग्जाम और डाइवर्स सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें भाग लेते दिखते हैं। एजिटेशन के नर्व सेंटर्स तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस और पंजाब रहे थे। लेकिन इसका असर कुर्ग, बलूचिस्तान और असम जैसे दूर दराज के इलाकों में भी दिखता है। कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली, जस्टिस पार्टी और हिंदू महासभा एक्सेट्रा भी आईएनए कॉज को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज के ट्रेडिशनल बुलवर्क्स में भी प्रो आईएनए सेंटिमेंट्स नजर आने लगते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आईएनए कॉज के लिए फंड्स कलेक्ट करते हैं। लॉयलिस्ट ब्रिटिश सरकार से अच्छे इंडो ब्रिटिश रिलेशंस का हवाला देकर आईएनए ट्रायल्स को अबैंडन करने की अपील करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस भी आईएनए सोल्जर्स के प्रति सिंपैथी शो करते हैं। ये लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं
और साथ ही रिलीज होने वाले सोल्जर्स को यूनिफॉर्म में रिसीव भी करती। इसी समय ब्रिटेन को भी आईएनए इश्यू की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझ आने लगती है और इसीलिए कोर्ट मार्शल में गिल्टी करार दिए जाने के बावजूद 3 जनवरी 1946 को आईएनए ऑफिसर्स को फ्री कर दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस चेंज्ड एटीट्यूड के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। रीजंस बिहाइंड चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद से इंडिया को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड में बदलाव देखने को मिलता है। इसका एक कारण तो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, वो था ब्रिटेन में लेबर पार्टी का पावर में आना। इसके बहुत से मेंबर्स कांग्रेस की डिमांड्स को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा वॉर के बाद वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर भी चेंज हो चुका था। अब ब्रिटेन नहीं बल्कि यूएसए और सोवियत यूनियन दुनिया की बिग पावर्स बन गए थे और ये दोनों ही इंडिया की फ्रीडम की डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे। वॉर में ब्रिटेन की जीत भले ही हुई थी, लेकिन उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। खुद को रिहेबिलिटेट करने में ब्रिटेन को अभी सालों लगने वाले थे। ब्रिटिश सोल्जर्स भी वॉर के बाद थक चुके थे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए और ज्यादा समय अपने घर से दूर इंडिया में बिताने के लिए तैयार नहीं थे। इसके साथ ही नेशनल स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्सेस के इंडियन पर्सनल पर भी पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि आईएनए ने दिखा दिया था कि पेट्रियोटिक आइडियाज इंडियन आर्मी के रैंक्स में भी एंटर कर चुके हैं। इसी समय फरवरी 1946 बॉम्बे में इंडियन नेवल रेटिंग्स का रिवोल्ट भी होता है। ये ब्रिटिश कॉफिन के लिए लास्ट नेल की तरह काम करता है। इसको डिटेल में हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। ब्रिटिश एटीट्यूड में चेंज का सबसे बड़ा कारण था इंडियन पीपल का कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड मूड। जनता अब फॉरेन रूल का ह्यूमिलिएशन और लंबे समय तक टॉलरेट नहीं कर सकती थी। 1945-46 के बीच नेवल म्यूटिनी और आईएनए एजिटेशन के अलावा पूरे देश में न्यूमरस एजिटेशंस, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। ऐसा लगने लगा था कि लोग आजादी मिलने तक अब कोई रेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ ही देश भर में लार्ज स्केल लेबर अनरेस्ट भी नजर आता है। शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जहां हड़ताल न की गई हो। जुलाई 1946 में पोस्टल और टेलीग्राफ वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक की जाती है। साउथ इंडिया में अगस्त 1946 में रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। 1945 के बाद पेजेंट मूवमेंट्स को भी फ्रेश थ्रस्ट मिलता है। इसी दौरान 1946 के शुरुआत में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस भी होते हैं। इसमें जनरल सीट्स पर कांग्रेस को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी